Okay, so just give me 1 more minute. Okay, so last मेरे ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? जस्ट ओके, so extremely sorry for the delay, but अभी मेल आया कि जो रिकॉर्डिंग प्लान है वो रिन्यू नहीं हो रहा है फिलहाल, तो थर्ड पार्टी एप्स यूज़ करनी है रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए तो मैं बहुत देर से लगभग 8 घंटे से ट्राई कर रहा था, करते करते अब देखो रिकॉर्डिंग होती गई। पर एज्यूम कि आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल शायद ना हो। ऑडियो तो रिकॉर्ड पक्के में हो जाएगा, स्क्रीन का मेरे को नहीं पता, क्योंकि जैसे ही मैं पावर पॉइंट से पीपीटी पे मूव करता हूँ तो वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं मिलती है मेरे को फिर, इसलिए। बट लेट अस सी, फिलहाल तो इसको ओके। सो लास्ट सेशंस में हमने जो भी अभी तक कवर किए थे फैब्रिकेशन वगैरह, वो रिवाइज कर लिए थे हम लोगों ने। थोड़ी बहुत रीडिंग करी कि नहीं करी, सेल्फ रीडिंग किस किस ने करी? थोड़ी बहुत तो करी होगी यार। हम्म। ओके, सो फॉर टुडे we will discussing about layout design rules. सो फैब्रिकेशन में वक्त हम लोगों ने बात करी थी मास्क की, ठीक है? एंड somebody कैन रिमाइंड मी व्हाट इज अ मास्क? फैब्रिकेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा रिप्लाई करना कि मास्क क्या होता है। सो मास्क बेसिक्स इज ए, ये क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, जिसमें कुछ एरियाज मार्क्ड अप होंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कंपोनेंट प्लेस होना है, कहाँ पे कंपोनेंट प्लेस नहीं होना है, ठीक है। तो जो भी एरियाज के जो भी होगा, जहाँ भी हम एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक टर्म आता है डायमेंशन, ठीक है। जो डायमेंशन है ये फिक्स होते हैं आपके लेआउट डिजाइन रूल्स के थ्रू, ठीक है। ओके, so basically what is layout design rule? It is a set of rules governing the dimensions of the perforations that can make on a mask, that can be made on a mask, या फिर जो अलग अलग फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हैं किसी भी चिप के ऊपर, वो कितने साइज के होंगे विद रिस्पेक्टिव टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ये विड्थ है, मान लो, ठीक है, ये विड्थ है 5 नैनोमीटर की, तो जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी रखूँ, ठीक है। सो एज पर लेआउट डिजाइन रूल फिक्स होगा, या तो ये लेंथ और विड्थ के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो फिक्स होगा, ठीक है, ये 10 नैनोमीटर ही आएगा। मैं अगर इसको स्केल डाउन करता हूँ 4 नैनोमीटर, तो ये कितने पे आ जाएगा स्केल डाउन होके? दिस इज ट्वाइस, तो ये आ जाएगा कितना, 8 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन होती है यूजिंग लेआउट डिजाइन रूल्स, ठीक है। अब लेआउट डिजाइन रूल्स के साथ एक टर्मिनोलॉजी आती है लैम्डा, ठीक है। इसको कहीं पे आपको लैम्डा फीचर साइज भी लिखा मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, ओके। तो जो लैम्डा था हमारे पास, ठीक है, सिंबल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेक्निकली इसको हम क्या बोल रहे हैं, फीचर साइज, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी डायमेंशन है किसी भी कंपोनेंट के, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजाइन में, जैसे कि अगर मैं एक एनमोस की बात करूं, ठीक है, एनमोस में मेरे पास डिफ्यूजन्स थे, ओके, आई हैड डिफ्यूजन्स लाइक दिस, देन मेरे पास एक गेट था, है ना, और ये सबस्ट्रेट था, तो भाई सबस्ट्रेट की लेंथ कितनी होगी, ये थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, इसकी लेंथ, इसकी डेप्थ या इसकी थिकनेस, ठीक है, डिफ्यूजन्स की, गेट की, ये सब जो भी डायमेंशंस हैं वो किसके रेस्पेक्टिव डिफाइन होंगे? विथ रेस्पेक्टेड टू लैम्डा, ओके,
ठीक है। तो लेआउट डिजाइन रूल्स क्या कह रहे हैं, ये हमें रेस्पेक्टिव मेजर दे रहे हैं कि हमारे जो भी डायमेंशंस फिक्स करने हैं हम किस हिसाब से करें। ठीक है। अब बात आती है कि लेआउट डिजाइन रूल्स, अच्छा लेआउट डिजाइन रूल्स क्या है, ये सबको क्लियर है जितना मैंने बोला, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट कुछ बताओ। हाँ, हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं हर डायमेंशन जहां पे भी हम मेजरेबल पॉइंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी फिगर पे जाऊं, ठीक है, मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ इस फिगर पे, जैसे ये वाला डायमेंशन था, ठीक है, एक ये वाला डायमेंशन है, देन ये डायमेंशंस हैं, देन इनफैक्ट इनके बीच का जो गैप है, ये गैप भी, ये वाला गैप, SiO2 टू क्लियर आई होगी उसकी थिकनेस, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसका गैप, हर डायमेंशन जो हम मेजर कर सकते हैं, हर पैरामीटर जो हम मेजर कर सकते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं यूजिंग लेआउट डिजाइन रूल्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी सेट की बात करूं, मेरे पास जैसे एक पेन है, ठीक है, पेन की बॉल का डायमीटर कितना होगा, उसकी निब का डायमीटर कितना होगा जिसमें बॉल फिट होनी है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, उसकी बैरल, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी इनर डायमीटर कितना होगा, आउटर डायमीटर कितना होगा, पेन की कैप का एक एक जो भी चीज हम मेजर कर सकते हैं, वो हर चीज हम डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, लेआउट डिजाइन रूल के थ्रू। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन आंसर हो गया आपको चिन्मय। ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, लेआउट डिजाइन रूल्स क्या होते हैं और क्या मेजर करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि ये लेआउट डिजाइन रूल्स हम क्यों यूज करें। ठीक है, व्हाई वी शुड यूज दिस लेआउट डिजाइन रूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यों यूज करें, इसका सिंपल आंसर है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मैं कहीं से एक कोई सा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मेरे को पता होना चाहिए कि ये डिवाइस उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स का है, ताकि मैं उस डिवाइस को अपने डिजाइन में यूज कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, किसी एक ही पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट यूज करूंगा, है ना। अब क्या होगा कि अगर मेरे को ये भरोसा नहीं रहेगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी सेम प्रोडक्ट के जो डिफरेंट पीसेस बना रही है वो अगर सेम डायमेंशन के नहीं होंगे या सेम पैरामीटर के नहीं होंगे, तो सेम परफॉर्मेंस कैसे देंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है कि भाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो हमेशा इसी डिजाइन का रहेगा। ठीक है, उसको जब भी बनाया जाए, उसको आज बनाओ, उसको 1 साल बाद बनाओ, उसको 10 साल बाद बनाओ, ठीक है, वो जब भी बनेगा वो उसी सेम डायमेंशन का बनेगा, सेम टाइप की परफॉर्मेंस देगा। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो भी फिजिकल डायमेंशन है उनके, उसका एक मेजर रखा जाता है, उसको स्टैंडर्डाइज करा जाता है। ठीक है, दूसरा एक रीजन होता है ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ किसमें, ट्रेड ऑफ बिटवीन उसके फिजिकल डायमेंशंस और उसकी परफॉर्मेंस के बीच में। ठीक है, कि भाई अगर मैं उसका फिजिकल डायमेंशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बेसिकली उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए या उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, एक तो चीज ये होती है। दूसरी चीज, एक ट्रेड ऑफ ये होता है कि कोई पर्टिकुलर दो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक है गेन, ठीक है, जैसे वोल्टेज गेन या करंट गेन होता है। ठीक है, एक मेरे पास होता है सपोज नॉइस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अ, मान लो एक मेरे पास है नॉइस परफॉर्मेंस है उसकी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसका साइज बढ़ाया, इसका फिजिकल डायमेंशन मैंने ये बोलूं बढ़ाया नहीं, मैंने इसका फिजिकल डायमेंशन चेंज किया, ठीक है, तो गेन एक पर्टिकुलर वैल्यू से चेंज होगा। ऑब्वियसली उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं उसको डिफरेंट रीजन मिलेगा ट्रेवल करने। ठीक है, उसी के साथ उसकी जो नॉइज परफॉर्मेंस होगी वो भी चेंज होगी। ठीक है, अगर मेरे पास गेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है,
और साथ में अगर नॉइज परफॉर्मेंस भी उसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो भी नॉइज इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, डिस्टर्बेंस जो भी हो रहा है उससे, कम्युनिकेशन डिवाइस अगर एक है तो वो भी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या डिजायरेबल रहेगा? आपके पास जैसे एक टेलीफोन डिवाइस है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसका मैंने जो वॉल्यूम गेन था वो मैंने 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है। साथ में जो नॉइज थी, जो नॉइज आ रही थी, बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही थी, वो भी 5 टाइम्स हो गई, ठीक है। ओके, वॉल्यूम तो बढ़ा पर नॉइज भी बढ़ गई। क्या ये डिजायरेबल चीज होगी है कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या चाहते हो कि नॉइज कम से कम रहे, ठीक है, गेन हम जितना बढ़ा सकें उस नॉइज को कम से कम रखते हुए। आपका डिजायरेबल है कि आप गेन को 5 टाइम्स तक तो इंक्रीज करो, और जो नॉइज है, अगर पहले 1x थी, तो एट मैक्स ज्यादा से ज्यादा अलाउएबल लिमिट आपने उसकी फिक्स कर दी 1.5x, ठीक है। तो ये जो ट्रेड ऑफ होता है कि भाई नॉइज ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, और जो गेन है वो एक सर्टेन लिमिट तक हम जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि वो 5 टाइम्स तक ही पहुंचे, हो सकता है वो सिर्फ केवल 3.5x तक ही पहुंच पाए, हमें उस जगह आके स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे, नॉइज भी एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी, ठीक है। ओके, ये जो एक रिलेशनशिप होती है, ये आती है ट्रेड ऑफ में, ठीक है। ओके, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हमारे डिजायर्ड हमें जितना गेन चाहिए था हम उतने गेन पे नहीं आ रहा है, हम बीच में कहीं रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें नॉइज को भी मिनिमाइज रखना है, एक सर्टेन लिमिट के अंदर रखना है, ठीक है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी सीमोस का सब्जेक्ट आएगा, वहां पे एक चीज पढ़ोगे, एक एनालॉग डिजाइन ऑक्टागॉन, ठीक है, एनालॉग डिजाइन ऑक्टागॉन, ठीक है। इसको एक बार देखना इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें बेसिकली ऑक्टागन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके जो 8 साइड्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो ईस्ट साइड है, ठीक है, जो ईस्ट साइड रहेगा वहां पे एक पैरामीटर लिखा रहेगा, जैसे नॉइज, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस, पावर सप्लाई, पावर डिसिपेशन, ठीक है, गेन है, ठीक है, और ऐसे 8 एक पैरामीटर्स लिखे रहेंगे, वोल्टेज स्विंग है। तो इन सबके बीच में ट्रेड ऑफ, कि कौन सा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे गेन है, गेन इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्टेज इनपुट दे रहे हो, पावर सप्लाई क्या आ रही है, आपका उसका इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा कि भाई इतना गेन आया था, इतना ड्रॉप हो गया, इतना या एम्पलीफाई हो गया, इतना आउटपुट में मिलेगा, एम्पलीफायर है या जो भी डिवाइस है, ठीक है। तो एक इंटरपर्सनली इनके बीच में ट्रेड ऑफ होते हैं, ठीक है। तो लेआउट डिजाइन रूल्स क्या करते हैं, हमें एक ही चीज इंश्योर करने की हमें एक पॉसिबिलिटी देते हैं कि हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे उस डिवाइस को फैब्रिकेट कर पाए, ठीक है। दूसरा, एक ये देते हैं कि हमें कभी भी डिवाइस का साइज चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो हम एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम डिवाइस का साइज बढ़ा रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पैरामीटर भी इंप्रूव होगा, या पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पैरामीटर डाउनग्रेड होगा, ठीक है। तो ये चीजें, सब कुछ चीजें इंश्योर करने के लिए हमारे पास होते हैं लेआउट डिजाइन रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है लेआउट डिजाइन रूल्स के टाइप्स, ठीक है। तो बेसिकली लेआउट डिजाइन रूल्स होते हैं 2 टाइप के। पहला है आपका माइक्रोन रूल्स, दूसरा आपका होता है लेमडा रूल्स, ठीक है, माइक्रोन, लेमडा, ठीक है। इन दोनों के एक अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग नीड के बेस पे ये यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह लेमडा रूल भी यूज करो, ठीक है। जहाँ पे बहुत ही सर्टेन प्रॉपर्टी की बात आती है, जहाँ पे बहुत ही एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक की अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे हमें माइक्रोन रूल ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे, अगर हम माइक्रोन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें स्केबिलिटी भी चाहिए कि हम आज इसका डायमेंशन ये रख रहे हैं, कल हम उसको डायमेंशन को ये कर देंगे, वहाँ हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा यूजिंग लेमडा रूल्स, ठीक है। तो ये जो भी बुक का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, ठीक है, तो इसमें 2 टर्मोलॉजी देखने लायक है, एक माइक्रोन रूल के साथ, एक तो ये, ठीक है, एब्सोल्यूट डायमेंशंस।
और लैम्डा रूल्स के साथ प्रोपोर्शनल स्केलिंग। ठीक है, माइक्रोन रूल्स क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट डायमेंशन। ठीक है, और लैम्डा रूल्स क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल स्केलिंग। ठीक है, तो माइक्रोन रूल्स जब भी यूज करे जाते हैं अच्छा, इससे पहले मैं इस पे 1 मिनट आ गया हूँ। अभी तक जो मैं कवर करता है ओके है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? इज इट ओके? एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चेक करूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो लैम्डा रूल्स हैं उनके टाइप्स की। ठीक है, तो लैम्डा रूल्स दो टाइप के हैं, वी हैव माइक्रोन रूल्स एंड वी हैव लैम्डा रूल्स। ठीक है, माइक्रोन रूल्स वर्क करते हैं एब्सोल्यूट डायमेंशंस के ऊपर और लैम्डा रूल्स वर्क करते हैं प्रोपोर्शनल स्केलिंग के ऊपर। ठीक है, इन दोनों का एक कंपैरेटिव आज की क्लास के बाद आप लोग को बनाना है। ठीक है, आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कंपेयर माइक्रोन रूल्स एंड लैम्डा रूल्स। ठीक है, बेसिकली 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कंपैरेटिव। ठीक है, दोनों के। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट्स। अगेन मैं एक वैसी क्लासरूम पे एक बना दूंगा असाइनमेंट को इसका। ठीक है, वहां पे आप लोग को अपलोड करना है। डेडलाइन इसकी रहेगी कल इवनिंग की। ठीक है, वेडनेसडे इवनिंग फॉर दिस असाइनमेंट। ठीक है, ओके, ऐसा नहीं कि उसका सबमिट नहीं कर सकते आप लोग। जब भी सेल्फ स्टडी करते हो सबमिट करो, मैं उसको पढ़ूंगा। बट जो एवेल्यूशन पर्पस है उसके हिसाब से मैं कल इवनिंग तक जो भी सबमिशन आएंगे मैं उन्हीं को कंसिडर करूंगा। ओके, टिल टुमारो 2 फरवरी 5 PM जो भी सबमिशन आएंगे, ठीक है, मैं उन्हीं को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक एनमॉस डिवाइस फैब्रिकेट कर रहा था। ठीक है, मेरे पास सबस्ट्रेट थी, मेरे पास डिफ्यूजन्स थे। ठीक है, और मेरे पास गेट था। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिजाइन में जो सामने दिख रही है अभी, इस पे कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं हमारे पास? पहला डायमेंशन जिसको बोल रहा हूँ डायमेंशन है, क्या है? थिकनेस या हाइट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, देन डायमेंशन बी, लेंथ ऑफ सबस्ट्रेट। ये 2 डायमेंशन है। तो माइक्रोन रूल्स क्या कहते हैं कि डायमेंशन ए का जो साइज होगा वो फिक्स साइज होगा 3 माइक्रोन, और जो डायमेंशन बी होगा वो फिक्स हो रहा होगा, मान लो सपोज एक 7 माइक्रोन पे। ठीक है, अब यहाँ तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसी के हिसाब से हर जो भी डिफ्यूजन रहेंगे या जो भी लेयर रहेंगी पर्टिकुलर, उनके सबके अपने एक एक डायमेंशन होंगे। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ओवरऑल डिवाइस की परफॉर्मेंस बनेगी। ठीक है, बट इस डिजाइन के साथ एक इशू क्या आता है कि जब भी आपको इस डिवाइस की परफॉर्मेंस चेंज करनी हो, आपको सपोज उसका गेन इंक्रीज करना है, वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज गेन इंक्रीज करना है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डिवाइस को रीमॉडल करना पड़ेगा। रीमॉडल करने के लिए हमें इसकी जो भी सबस्ट्रेट है, हो सकता है उसकी लेंथ बढ़ानी घटानी पड़े। ठीक है, हमने उसकी लेंथ चेंज कर दी।
हमने जो हाइट थी 3 माइक्रोमीटर रखी, पर जो लेंथ थी वो हमने क्या कर दी 6 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये तो मैंने चलो बी की लेंथ तो मैंने घटा दी 6 माइक्रोमीटर कर दी, तो ओवरऑल मेरे को इनको भी घटाना पड़ेगा, डिफ्यूजन्स को भी, गेट को भी, क्योंकि आने तो ये उतनी जगह में ही है, उसी 6 माइक्रोमीटर के अंदर आने हैं, तो इनके डायमेंशंस भी चेंज करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके डायमेंशंस जो हैं मैं कितनी वैल्यू से चेंज करूं। लेट अस से मैंने इसकी डायमेंशंस चेंज कर दिए, पहले 4 माइक्रोमीटर था मान लो गेट, मैंने उसको कर दिया 3.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस नए डायमेंशन के साथ इस पूरे डिवाइस की परफॉर्मेंस को अगेन मेजर करना पड़ेगा। उसको मैं कंपेयर करूंगा पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मेरा पर्पस क्या था डायमेंशन चेंज करने का, कि जो भी नया डायमेंशन बने, फिक्स जो फाइनल डायमेंशन आया उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हो। ठीक है, अगर मैं साइज रिडक्शन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट साइज रिडक्शन के साथ मेरे को सेम परफॉर्मेंस मिले या फिर एक इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिले। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैंने 3.5 किया, हो सकता है पहले परफॉर्मेंस आ रही थी 7 यूनिट्स, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस आ रही है रिड्यूस डायमेंशन के साथ 6.5 यूनिट्स। ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस ना तो इम्प्रूव हुई बल्कि डिग्रेड हो गई, और साथ में ना ही पहले के बराबर रही। तो अगेन मेरे को कोई से एक डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन मेरे को पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, पूरी फैब्रिकेशन की प्रोसेस, पूरी उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाती है, ये हो जाती है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपको उसकी परफॉर्मेंस वेरी करने के लिए उसके डायमेंशंस वेरी करने पड़ रहे हैं, तो जो माइक्रोन रूल्स हैं वो क्या कर देते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है ऑल टुगेदर। ठीक है, इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, वहीं पे क्या होता है, लेमडा रूल्स क्या है, लेमडा रूल्स ऐसे माइक्रोमीटर या नैनोमीटर के टर्म्स में नहीं चलते। ठीक है, वहां पे डिसाइड कर लिया जाता है लेमडा रूल्स के साथ कि भाई मैंने फिक्स कर दिया लेमडा की वैल्यू है सपोज 5 नैनोमीटर। ठीक है, लेमडा की वैल्यू कितनी है, सपोज 5 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस डिजाइन रूल में, इस डिजाइन रूल साथ जो भी डायमेंशंस थे, ठीक है, मैं अब उन सबको डिफाइन करूंगा इस लेमडा के रेस्पेक्ट में, कि हाइट थी दिस इज 2 लैम्डा, लेंथ थी दिस इज 7 लैम्डा। ठीक है, दिस डिफ्यूजन डेप्थ, ये जो डेप्थ है ये मैंने इसको बोल दिया मान लो 1 लैम्डा, विड्थ भी 1 लैम्डा है। ठीक है, इसकी जो विड्थ थी पूरी लेंथ थी जो गेट की, गेट टर्मिनल की, वो सब उसकी मान लो 3 लैम्डा। ठीक है, ये वाला जो डायमेंशन था ये था मान लो 0.5 लैम्डा। ठीक है, इन दोनों का बीच का गैप भी मैंने लैम्डा के टर्म में ही डिस्क्राइब किया, से 3 लैम्डा। ठीक है, तो बचा हुआ ये गैप कितना हो गया मेरे पास, दिस डिस्टेंस 1 लैम्डा, और ये वाला डिस्टेंस भी 1 लैम्डा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस डिवाइस को जब भी मेरे को स्केल करना है, ठीक है, तो जो रेस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं ये यही रहेंगे, मैं सिर्फ क्या करूंगा, जो लैम्डा की वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, और डिवाइस को रिफैब्रिकेट करूंगा, देन उसकी परफॉर्मेंस चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसके साथ बेनिफिट क्या हो रहा है मेरे को, कि इनके बीच का जो गैप था, ये जैसे कि माइक्रोन रूल के साथ हो रहा था, ये जो गैप था ये वेरी हो रहा था। ठीक है, एक अनसर्टेन अमाउंट से। ठीक है, ये वो लोग एक सर्टेन अमाउंट से वेरी हो रहा था, पर उसकी जो इफेक्ट था उस वेरिएशन का वो अनसर्टेन था। ठीक है, आपको नहीं पता कि इसकी चैनल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या चैनल डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगा। ठीक है, वो आपको टेस्ट आउट करना पड़ेगा। बट लैम्डा रूल्स के साथ क्या है, आपको पता है कि चैनल लेंथ इसी रेशियो में इंक्रीज होगी, जो डिफ्यूजन डेप्थ है वो इसी रेशियो में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो जो भी नया वोल्टेज की रेटिंग है, अगर पहले आपके पास वोल्टेज था मान लो 5 वोल्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो नया वोल्टेज बनेगा वो लैम्डा टाइम्स होगा, या स्केलिंग फैक्टर जो होगा एस इंटू ओल्ड वोल्टेज, ठीक है, एस इंटू 5 वोल्ट। और यहाँ पे एस क्या होगा इस एग्जांपल में, एस इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू अपॉन लैम्डा ओल्ड, ठीक है, इससे क्या होगा 7/5। तो जो भी नया वोल्टेज आएगा वो क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5 वोल्ट, ठीक है, 7 वोल्ट। आपको पता था कि जो भी पावर डिसिपेशन है वो पहले लेट अस से 10 वाट था, जो भी पावर डिसिपेशन न्यू होगा वो होगा एस इंटू पुराना पावर डिसिपेशन, ठीक है, या एस स्क्वायर इंटू पुराना पावर डिसिपेशन, जो भी पैरामीटर आएगा स्केलिंग पैरामीटर, ठीक है, एस, ठीक है, हो जाएगा 7/5 इंटू 10, दिस विल इक्वल टू 14 वाट, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं इसकी स्केलिंग बाय 7/5 रेशियो से कर रहा हूँ तो जो पावर डिसिपेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं उसका जो एनालिसिस है वो ऑन पेपर कर सकता हूँ पहले, देन मैं उसको फैब्रिकेट करूंगा। और माइक्रोन रूल्स के साथ क्या था, ऐसा नहीं था, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थे हर पैरामीटर, तो वहाँ पे मेरे को बार बार फैब्रिकेट भी करना था, या मैं पेपर एनालिसिस पे जाता तो भी मेरे को बार बार डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ उसको एनालाइज करना पड़ रहा था, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आज हमने अभी जो बात करी है पिछले आधे घंटे में, ये करिए कि व्हाट आर लैम्डा, व्हाट आर लेआउट डिजाइन रूल्स, वो क्यों यूज होते हैं या कैसे और कहाँ पे यूज होते हैं, देन उनके टाइप्स माइक्रोन और लैम्डा, देन हमने माइक्रोन के बारे में कुछ डिस्कशन किया और लैम्डा के बारे में, ठीक है। अब आप लोगों को जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो ये है कि आपको इन दोनों का एक कंपैरेटिव टेबल बनाना है, ठीक है, माइक्रोन और लैम्डा डिजाइन रूल्स का एक कंपैरेटिव टेबल बनाना है। एंड अदर देन दैट जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आप जाओगे पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, वहां पे चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, मोसिस लेआउट डिजाइन रूल्स, ठीक है, ओके। इसका एक चार्ट दिया हुआ है, साथ ही में एक फिगर भी दिया हुआ है, एडजेसेंट फिगर, ठीक है। तो उस फिगर को स्टडी करो, ठीक है, और उस फिगर के बारे में आपके जो व्यूज हैं, जो आपने अभी के डिस्कशन से उस फिगर को स्टडी करके जो समझोगे, ठीक है, उसके बेस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आज दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपको एक कंपैरिजन टेबल बनाना है बिटवीन माइक्रोन रूल्स एंड लैम्डा रूल्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टडी टेबल 2.13 या फिगर 2.13, ठीक है, जहाँ पे ये मॉसेस लेआउट डिजाइन रूल्स दिए हुए हैं, वो एक एडजेसेंट फिगर दिया है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेरीज, है ना, आपको अभी तक क्या क्या क्वेरीज हैं आज के डिस्कशन से वो पूछो, अपन जो पॉइंट्स छूट गए हैं समझने से अपन उनको रिकवर करेंगे। हम्म, ओके, ट्रेड ऑफ एंड अनदर क्वेश्चन और किसी का। के बारे में अपन आएंगे जब अपन अभी नेक्स्ट यूनिट में अपन स्केलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो लैम्डा रूल्स का कैसे यूज होता है तब वहां पे आएगा, मेरे ख्याल से यूनिट 2 का ही हिस्सा है, जहाँ पे फुल स्केलिंग मतलब कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग और कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो ये है आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसको एक्चुअली समझने से पहले हमें उसकी जो पीछे की मैथमेटिक्स है, इसके वर्किंग के पीछे की, ऑपरेशन के पीछे की, हमें एक बार पहले उसको समझना पड़ेगा, इक्वेशंस को, ठीक है।
उसके बाद ये लैम्डा रूल्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके डिजाइन को, कैसे बेनिफिशियल होते हैं वो, तब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? बोलो। चलो एक मिनट, मैं ट्रेड ऑफ की बात कर लूँ फिर उस वीडियो पे आता हूँ, ठीक है। ओके देखो, ट्रेड ऑफ क्या है, जैसे कि मान लो मैंने कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बताओ। अच्छा, किसने पूछा था ट्रेड ऑफ वाला क्वेश्चन? ये ट्रेड ऑफ वाला क्वेश्चन किसने पूछा था? सौम्या तो बोल ही नहीं रही कि उसने पूछा। सौम्या, सर मैंने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को सौम्या, प्रांजल, चिन्मयी, तुम लोग जिसको बताना, मेरे को चार पांच परफॉर्मेंस पैरामीटर्स बताओ पहले। हम किस किस परफॉर्मेंस पैरामीटर को लेके मैं किसी भी डिवाइस की एक परफॉर्मेंस स्टडी करते हैं। ओके। और एफिशिएंसी, ठीक है, और कौन से फीचर्स? देखो मैं बताऊं, देखो स्पीड ऑफ ऑपरेशन हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी हो गई। फॉर एग्जांपल मैं उसके लिए ले रहा हूँ पैरामीटर एफिशिएंसी में जगह में गेन, ठीक है, कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। देन मैं उसका ले लेता हूँ इम्पीडेंस, ठीक है। मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस है, मेरे पास आउटपुट इम्पीडेंस है ना। एक आउटपुट इनपुट साइड होगा इम्पीडेंस, एक आउटपुट साइड होगा। देन मेरे पास उसकी नॉइस परफॉर्मेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल एसएनआर, एसएनआर पढ़ा तुम लोगों ने, सिग्नल टू नॉइज रेशियो? ये पढ़ा क्या ये वाला पैरामीटर? चलो, तो फॉर द मोमेंट होता है एक पैरामीटर, ठीक है, एसएनआर। फिर एमएससी तो पढ़ा होगा, मीन स्क्वायर एरर। एमएससी, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये तो पढ़े होंगे ना, ठीक है। अच्छा, फिर वोल्टेज पावर सप्लाई, पावर डिसिपेशन, ठीक है। पावर डिसिपेशन, पावर सप्लाई में सबको अंतर पता है क्या है, ठीक है। पावर सप्लाई वो चीज है जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो भी वोल्टेज या करंट आप अप्लाई कर रहे हो। पावर डिसिपेशन है जो कि पावर लॉस हो रहा है ड्यू टू मे बी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बेसिकली जो भी इंपीडेंस में कवर होगा टर्मिनोलॉजी, ठीक है, इंपीडेंस टर्मिनोलॉजी में कवर होगी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, आउटसाइड रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं पावर सप्लाई में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसको पावर सप्लाई को इंक्रीज करने का रीजन क्या रहेगा मेरा, मैं क्यों पावर सप्लाई इंक्रीज करूँ? एक रीजन हो सकता है कि मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो भी गेन है वो इंक्रीज हो जाए, ऐसा होगा क्या? अगर मैं इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, तो जो गेन है, जो कि आउटपुट अपॉन इनपुट था वोल्टेज, तो ये गेन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर इनपुट वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ये तो आउटपुट अपॉन इनपुट है ना, तो इनपुट को इंक्रीज किया है, डिनोमिनेटर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये तो क्वांटिटी मेरी ओवरऑल डिक्रीज होनी चाहिए।
फिर और मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहता है, मैं जितना ज्यादा पावर सप्लाई दे रहा हूँ उतना ज्यादा मेरा गेन इंक्रीज होना चाहिए, उतना ज्यादा मेरे को वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे किसका रूल आता है, एक आता है इम्पीडेंस का रूल। ठीक है, कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम क्या होगा उसका पावर डिसिपेशन, और जितना कम पावर डिसिपेशन होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वोल्टेज आउटपुट करेगा या पावर आउटपुट करेगा। ठीक है, बट अगर मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाऊं तो क्या होते जाएगा, अगर इम्पीडेंस को बढ़ाते जा रहा हूँ, पावर डिसिपेशन मेरा बढ़ते जा रहा है, तो आउटपुट जो भी निकल रहा है मेरा, आउटपुट वोल्टेज है, करंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी के साथ साथ पैरेलली क्या हो रहा होगा कि एक सर्किट है, उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल नॉइस भी होगी। ठीक है, एक एक्सटर्नल नॉइस भी होगी, भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी क्योंकि वो भी पावर सप्लाई के साथ ही इंक्लूड होकर जा रही है ना। मतलब एक सर्टेन अगर ब्लॉक डायग्राम देखूं तो मान लो ये एक मेरा वॉल्यूम एम्पलीफायर डिवाइस था। ठीक है, जो कि वॉल्यूम को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इसमें मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, जिसको मैं रोटेट करते हुए वॉल्यूम घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जो इनपुट वॉल्यूम है, जो भी इनपुट चैनल है, वहां पे एक तो होगा मेरे पास नॉर्मल ऑडियो, पर्सन के थ्रू आ रहा हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, साथ में एक एक्सटर्नल नॉइज भी होगी, जैसे आ रही है अभी नॉइज आ रही है, ठक ठक की आवाज आ रही है। ठीक है, एक नॉइज भी होगी। अब अगर मैं मान लो मैं चाहता हूँ कि जो नॉइज का इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को और तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि नॉइज तो उतनी आती रहेगी। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सिग्नल में, इस इनपुट सिग्नल में इस ऑडियो का कंपोनेंट बढ़ाना है और नॉइज का कंपोनेंट रिड्यूस करना पड़ेगा। पर ये जो नॉइज थी ये मेरे कंट्रोल में नहीं थी, सिर्फ एक ऑडियो मेरे कंट्रोल में था। ठीक है, तो मैं इस ऑडियो को बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी इनपुट सिग्नल आता है, ठीक है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मान लो आपको जो यहाँ पे एम्पलीफाइंग रेशियो होगा। ठीक है, जो भी एम्पलीफाइंग रेशियो होगा उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो आउटपुट आएगा उसके जो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आउटपुट कंपोनेंट इनटू मल्टीप्लायर अंदर का, देन एक होगा नॉइज इनटू ये आर। ठीक है, और ये टोटल आउटपुट होगा। ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं इनपुट को कंट्रोल नहीं कर सकता मान लो टोटली, ना मैं इसको कर सकता हूँ कंट्रोल, ना मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये दोनों बिल्कुल एक्सटर्नली सोर्स थे। ठीक है, तो मेरे पास अब कंट्रोल या फीचर क्या आएगा, इंटरनल वाला। ठीक है, ओके, मैं सिर्फ इसको वेरी कर सकता हूँ सपोज, जैसे पहले एग्जांपल में मैं इसको बढ़ा लिया था मैंने, ये तो था जो था। ठीक है, आउटपुट की क्वालिटी एनहांस हो गई थी क्योंकि इसका ओवरऑल कंपोनेंट कम हो गया था। और सेकंड एग्जांपल में मान लो मैं ये जो भी ऑडियो नॉइज है इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इंटरनल जो भी मल्टीप्लायर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एम्पलीफाइंग रेशियो है, मैं केवल इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने एम्पलीफाई रेशियो बढ़ाया मान लो 3 टाइम्स, नॉइज भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉइज भी 3 टाइम्स बढ़ेगी। तो ये डिस्टरबेंस बढ़ेगा ओवरऑल की डिस्टरबेंस घटेगा। कांस्टेंट रहेगा। सेम पर एक चीज देखो, नॉइज क्या होती है, इरिटेटिंग फीचर होता है किसी भी सिग्नल में। ठीक है, जब वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो ओवरऑल क्वालिटी, जो लिसनिंग क्वालिटी जो भी आ रही होगी वो भी तो
बढ़ेगी, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज भी बढ़ रही है तो आपको समझने में दिक्कत होगी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक अंदर चैनल बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको दो टाइप के मल्टीप्लायर रखने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि जो भी आपके पास से ऑडियो सिग्नल था वो मान लो 5 टाइम्स एम्पलीफाई हो, और जो नॉइस है वो 0.5 टाइम्स अप्लाई एम्पलीफाई हो। तो ये भी तो एक तरीका है कि दोनों के लिए अलग अलग इम्पीडेंस लगा दो, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है, ठीक है, कि इम्पीडेंस को हम कहाँ पे कितना बढ़ाएं, कहाँ पे कितना घटाएं, ठीक है, वो चीज आती है ट्रेड ऑफ में। हम हर पैरामीटर को एक साथ इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑडियो तो बढ़ा लिया पर साथ ही साथ मेरी नॉइज भी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है, नॉइज भी मेरी इंक्रीज हो गई। पर मैं क्या चाहता था, मेरा केवल ऑडियो बढ़े और नॉइज रिड्यूस हो जाए। दिस शुड इम्प्रूव, दिस शुड रिड्यूस, नॉइज शुड रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक अलग अलग इम्पीडेंस चैनल लगानी पड़ी उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज हम करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर मीटर बढ़ाने का, एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कांस्टेंट या घटा के रखते हुए, उसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। अब इनमें से किसी के बीच भी हो सकता है कि अगर मैं अ, उसका पावर डिसिपेशन डिक्रीज कर रहा हूँ तो हो सकता है साथ में ही मेरा स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी डिक्रीज हो जाए, पर ये चीज डिजायरेबल नहीं होगी। पावर डिसिपेशन रिड्यूस करना डिजायरेबल है, पर स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी रिड्यूस करना डिजायरेबल नहीं है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन एटलीस्ट कांस्टेंट रहे या इंक्रीज हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को सर्किटरी में चेंजेस करने पड़ेंगे, फिजिकल पैरामीटर्स में चेंज करने पड़ेंगे। तो वो जो मैनेजमेंट होगा उसको हम कहेंगे ट्रेड ऑफ। दिस इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज, कि भाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन सिर्फ इतने लिमिट तक ही बढ़ाओ, इससे ज्यादा बढ़ाई तो जो भी पावर डिसिपेशन है वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, हमारा डेटा लॉस होने लगेगा। तो हम सर्टेन लिमिट तक ही स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो कंस्ट्रक्शन है और बेसिकली जो वर्किंग है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की, ठीक है, मॉसफेट की, उसके हम फिजिक्स में आएंगे, ठीक है, बेसिक फिजिक्स, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीजें रिवाइज कर लेना कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैसे इंड्यूस होते हैं, डोपिंग के कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं डोपिंग के, जैसे एन ए, एन डी, ठीक है, एक्सेप्टर और क्या बोलते हैं उसके, एन ए और एन डी, डी का होता है ए फॉर एक्सेप्टर आयंस और डी फॉर डोनेटर आयंस, ठीक है। इंटरेंसिक के लिए एन आई यूज होता है, ऐसे कुछ कुछ टर्मोलॉजीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों ने नोट करा था उसमें गूगल फॉर्म में कि उनके पास जाइलिंक्स इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास किसी का पीसीज नहीं है। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही ऑफलाइन अगर कभी शुरू होता है अभी, ठीक है, पेंडेमिक आपको अलाउ करता है ऑफलाइन आना, तो बिल्कुल आके उसको ट्राई आउट कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेशन और इस सेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है लैब में कि लास्ट सेशन बेसिकली थ्योरेटिकल स्टडी टाइप था, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप कुछ एक्चुअली कोई डिजाइन कर सकते हो, नई डिजाइन बना सकते हो, इसलिए इस टूल पे वर्क करना सीखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, कंपेरेटिव टू लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो जिसको जैसे भी चांस मिल जाए उस चीज को हैंड्स ऑन कर लो, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चन, नहीं मैं सेशन एंड करूं फिर ये, हाँ बोलो। देखो यहाँ पे बात हम ये नहीं कर रहे परफॉर्मेंस रिड्यूस हो रहा है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हमें एक सर्टेन काइंड की परफॉर्मेंस चाहिए। उस सर्टेन काइंड की परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए मैं इम्पीडेंस को कितना बढ़ाऊं या कितना घटाऊं, ये जो मेजर लेना है, ठीक है, पहली चीज वो। और इम्पीडेंस वेरी करने से
अगर मैं पहले गेन के रिस्पेक्टिवली इम्पीडेंस बढ़ा रहा घटा रहा था, तो उस गेन के साथ साथ वो पावर डिसिपेशन पे इम्पीडेंस को वेरी करने का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं इम्पीडेंस को वेरी करूंगा तो मेरा गेन भी वेरी होगा और पावर डिसिपेशन भी वेरी होगा। ठीक है, तो अब मेरे को एक पर्टिकुलर कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि गेन को मैं सिर्फ इतना ही बढ़ाऊं, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मेरा पावर डिसिपेशन भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मेरा एक्चुअली डेटा लॉस हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कि मेरा जो पर्पस है अभी, मान लो तुम लोगों को कुछ चीज डिलीवर करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूँ, तो अगर मैं फास्ट स्पीड में बोलने लगूंगा तो मैं जितना डिलीवर करना चाह रहा था मैंने तो डिलीवर कर दिया, पर तुम लोग जितना ग्रास्प कर पा रहे थे, जो कि बेसिकली मेरी डिलीवरी के पीछे का रीजन था, वो तुम लोग उतना ग्रास्प नहीं कर पाओगे, कुछ चीजें स्किप हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे को एक मेजर रखना पड़ेगा कि मेरे बोलने की स्पीड और तुम लोग के समझने की स्पीड वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो। अगर मैं ज्यादा फास्ट बोलूंगा, ठीक है, तो तुम लोग की चीजें छूट जाएंगी, मैं बहुत धीरे धीरे आराम से चलूंगा। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये है एफिशिएंसी, ये है इम्पीडेंस। मान लो मैं इसे स्लो स्लो बोलूंगा, तो जो स्लो समझ रहा है वो तो समझ लेगा, पर जिसकी कैपेबिलिटी थी फास्ट समझने की वो बोलेगा कि छोड़ो बकवास है, कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो हम और कहीं से सुन लेंगे, हम और कहीं से देख लेंगे। ठीक है, तो मेरे को बीच का ये तालमेल जो बिठाना पड़ेगा कि भाई स्लो लर्नर भी समझे, फास्ट लर्नर भी समझे, एवरेज वाला भी समझे। ठीक है, ये जो मैं करूंगा, ये जो कॉम्प्रोमाइज करूंगा, उसको मैं कहूंगा ट्रेड ऑफ, कि ना ज्यादा फास्ट बोलना है ना ज्यादा स्लो बोलना है, एक सर्टेन स्पीड में बोलना है। मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं पहले स्लो बोल रहा हूँ फिर एकदम फास्ट बोलूँ फिर एकदम स्लो बोलूँ, ये भी नहीं कर सकता। मेरे को कांस्टेंट परपेचुअल मोशन में चलना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा उसी स्टाइल में बोलना पड़ेगा। हाँ, डिजायर्ड परफॉर्मेंस, एवरेज की डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है। बेसिकली देखो कहीं कहीं बुक में मिलेगा तो आपको मिलेगा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टर्म मिलेगा। ठीक है, ओके, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको रखना है तो आपको सारे पैरामीटर्स को मैनेज करना पड़ेगा, और सारे पैरामीटर्स एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कोई किसी को बढ़ाता है परफॉर्मेंस को, कोई किसी की परफॉर्मेंस को घटा देता है। ठीक है, तो ये सब जो मैनेजिंग है वो आती है आपकी ट्रेड ऑफ टर्मोलॉजी के अंदर अंतर्गत। ठीक है, तो एनालॉग डिजाइन ऑक्टागोन एक बार देख लेना, समझ जाओगे सब लोग। ठीक है, क्या चीज है। ओके, ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर हम लीव करें सेशन। और मेरे को नहीं पता कि आज की रिकॉर्डिंग किस फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। मैंने डेस्कटॉप रिकॉर्ड भी किया है, ओबीएस से भी किया है और पावर पॉइंट से भी रिकॉर्ड किया है, तो मेरे को नहीं पता किसमें ऑडियो आया है या केवल वीडियो आया है। देखेंगे, लेट अस सी, है ना। ठीक है, बट कल की क्लास से पहले मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि और भी मोड्स रिकॉर्डिंग के ट्राई आउट कर लूँ, जिससे प्रॉपर रिकॉर्डिंग आ पाए। ठीक है, ओके देन